Bismillahirrahmanirrahim. Student, welcome to VL Programming. VL Programming का हमारा फर्स्ट वीक का लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1 और 2, जिसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि VL Programming हम इस सब्जेक्ट को कहते क्यों हैं, इसमें हम कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ और कौन सी लैंग्वेज से हेल्प लेके प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो VL Programming में जो हमारी लैंग्वेज है वो C# है। ये सब्जेक्ट का टाइटल है VL प्रोग्रामिंग। इसमें यूनिवर्सिटी कभी भी कोई लैंग्वेज लेके आ सकती है, बट इसमें हम क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से विजुअली बहुत सारा काम करके हम प्रोग्राम कर सकें प्रोग्राम्स। और इसमें जो हम टूल यूज़ करेंगे दैट्स अ VL स्टूडियो, और जो लैंग्वेज इसमें हम यूज़ कर रहे हैं C# है। इसमें हमारे दो फेजेस हैं। फर्स्ट के हम कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे, लर्निंग करेंगे, और फिर 1-2 वीक के बाद हम VL यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, अब तक जिस तरह आपने PF पढ़ी या U पढ़ी, आप ज़्यादातर प्रोग्रामिंग कंसोल बेस, जो ब्लैक स्क्रीन नज़र आती है वो कंसोल एप्लीकेशन होती है, जिसकी GUI नहीं होती। एक ब्लैक विंडो पे जस्ट टाइपिंग के थ्रू आप इनपुट और आउटपुट देते हैं, दैट्स अ कंसोल एप्लीकेशंस। तो बेसिक प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए टीचिंग में कंसोल एप्लीकेशन यूज़ की जाती है। जब आप बेसिक स्किल सीख लेते हैं देन फिर आप UI बेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस एप्लीकेशंस बनाते हैं, और उसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं VL स्टूडियो के अंदर विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस होंगी कि फॉर्म्स कैसे बनते हैं। ये जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन जैसे का ग्राफिकल इंटरफेस है दैट्स अ विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। जैसा ये माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये भी विंडो फॉर्म एप्लीकेशन है। ब्राउज़र है दैट्स आल्सो विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। नोटपैड इज़ आल्सो अ विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। आगे चल के आप देखेंगे कि आप एक लेक्चर के एक प्रोग्राम में आप खुद नोटपैड की एग्जांपल खुद बना सकते हैं। ये मीडिया प्लेयर्स, ये भी विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के बाद VL स्टूडियो के अंदर खुद से इस तरह के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इसमें डेटाबेस से परमानेंट स्टोर करना, डेटाबेस से रिट्रीव करना, फाइल से राइट एंड रिट्रीव करना, इस तरह के सारे प्रोग्राम्स आप कर सकेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी रिच लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है। अब हम चलते हैं कि ये .NET फ्रेमवर्क है क्या। ठीक है, सबसे पहले कि C# जो लैंग्वेज है, आपने सुना हुआ है कि C# लैंग्वेज जो है ना, ये .NET फ्रेमवर्क में आई थी 2001 के अंदर, और उस फ्रेमवर्क का वर्जन था 1.0, और फिर 2003 में रिलीज़ हुई, थोड़ा ब्रेक दे के 1.1 वर्जन .NET फ्रेमवर्क का। ये दोनों इतने स्टेबल नहीं थे, आल दो कि हम लोगों ने भी 1.0 पे काम शुरू कर दिया था 2003 में, और फिर जो एक पहला स्टेबल वर्जन था वो था 2.0, और ये 2005 में रिलीज़ हुआ था। इसके बाद बहुत सारी दुनिया, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि VB6 थी VL प्रोग्रामिंग करने के लिए, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट की जो स्टूडियो था उसमें VB6 लैंग्वेज थी, और हम उस पर स्क्रिप्टिंग करते थे, उस पर प्रोग्रामिंग करते थे। और वेब के लिए ASP क्लासिक था, ASP3 सिंपल क्लासिक, जिसमें पूरा पेज लोड होता था। एजिक्स के कंसेप्ट उस वक्त नहीं थे, और फिर बाद में ये .NET फ्रेमवर्क और साथ में ब्राउज़र्स में ऑब्जेक्ट क्वेरीज और ये सारी चीज़ें आना शुरू हुई। तो ये 2004-05 से शुरू हुआ चीज़ें। अच्छा जी, इसके बाद वर्जन 2 के बाद वर्जन 3 2007 में आया। ठीक है, और इस तरह ये चीज़ें आती रहीं, और ये सारा इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट है। इस में इन्होंने जो बेसिक चीज़ें दी हुई थी, एनोनिमस टाइप्स, बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि आप खुद बिल्ड कर सकते हैं। इनोवेशंस आप देख सकते हैं, ऑटो इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं, टाइप वेरिएबल्स को इम्प्लिसिटली कन्वर्ट करना है, लैम्डा एक्सप्रेशंस, ये 3.0 के बाद आया लैम्डा एक्सप्रेशंस, और इसमें लिंक क्वेरी आई। ठीक है, लिंक इज लैंग्वेज एम्बेडेड
क्वेरीज हैं या लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरीज हैं कि बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं वो सीक्वल पे इतने हैंड्स ऑन नहीं थे, तो उन्होंने प्रोग्रामिंग में ही आपको कंसेप्ट दे दिया कि आप प्रोग्राम लिखें, जिस तरह आप लूप लगाते हैं, जॉइंट्स लिखते हैं, तो आप उसी इन्वायरमेंट में बैठे बैठे सिंटैक्स लिखें और वो सीक्वल पे एज ए क्वेरी कन्वर्ट होके डाटा रिट्रीव करता है। तो ये काफ़ी बेनिफिट हुआ एंटिटी मॉडल का और लिंक का और इस तरह पार्शियल मेथड्स का। ये मैं जो लिंक का जिक्र कर रहा हूँ 3.5 पे LINQ, ये लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी है, ठीक है। इसकी बेस पे ये जो फ्रेमवर्क के अंदर फीचर्स आया है, इसकी बेस पे प्रोग्रामर्स C# के अंदर कोड लिखें और वो कोड एग्जीक्यूट होगा और सीक्वल क्वेरी बन के डेटाबेस से डाटा लेके आता है। दैट्स अ लिंक, LINQ, ठीक है। और इसी तरह एंटिटी फ्रेमवर्क्स आया कि आप यहाँ पे एंटिटीज़ और उसके मॉडल्स और सारी चीज़ें। सेकेंड, .NET फ्रेमवर्क इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यस। .NET फ्रेमवर्क की C# लैंग्वेज इज़ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। C is not object oriented. C++ is a object oriented but not pure. आप देखें कि कोई भी चीज़ जो कि क्लास के साथ, ठीक है, बनाएंगे और उसकी क्लासेस बने और उसके ऑब्जेक्ट्स बने, दैट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इवन के मेन का फंक्शन भी अलहदा फंक्शन नहीं होगा, क्लास के अंदर फंक्शन होगा। आप जावा पढ़ चुके हैं तो जावा में भी यही कंसेप्ट है। जावा इज़ अ फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा को देख के C# बनाई गई, जावा C# से पहले आया, और जावा इज़ आल्सो अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ये C# प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, C++ प्योर नहीं है। आप C++ में मिक्स कोड लिख सकते हैं, प्रोसीजरल फंक्शंस लिख सकते हैं, मेथड्स लिख सकते हैं और क्लासेस बना के और लिख सकते हैं, लेकिन मेन का फंक्शन किसी क्लास के इनसाइड नहीं होता, वो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। तो C# इज़ नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बट C++ इज़ नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बट C# इज़ अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सेकेंड, जिस तरह C++ जावा केस सेंसिटिव है, ये भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। आई मीन जो वेरिएबल आप कैपिटल, स्मॉल या जिस भी लेटर फॉर्मेट पर लिखेंगे उसी फॉर्मेट में ही एक्सेस होगा, ठीक है। अगर कोई रिजर्व वर्ड कीवर्ड्स जिस तरह है उसी तरह ही एक्सेस होंगे, उनका केस अपर लोअर करने से वो चेंज हो जाता है। अगर मैंने कैपिटल ए से एक वेरिएबल डिफाइन किया है और उसे मैं स्मॉल ए से एक्सेस कर रहा हूँ तो गलत है, वो एक्सेस नहीं होगा। अब .NET फ्रेमवर्क का यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें बताएगी कि .NET फ्रेमवर्क जो है वो किस तरह काम करता है, और ये CLR का यहाँ पे बताया जा रहा है कि CLR क्या है। CLR इज़ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले थोड़ी सी एक नीचे एक पिक्चर है वो आपको दिखा दूँ। ये जी, ये आपके .NET फ्रेमवर्क जो 2.0 रिलीज़ हुआ उसमें क्या था, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, फ्रेमवर्क की क्लास लाइब्रेरीज, जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जो कि पहले से काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल भेजनी है तो मेरे पास SMTP की क्लास है, मैंने फॉर एग्जांपल कंसोल पे लिखना है तो कंसोल की क्लास है, मैंने एक फॉर्म बनाना है तो विंडो फॉर्म की क्लास है। और उन क्लासेस को जिन लाइब्रेरीज में बनाया गया वो जितनी लाइब्रेरीज हैं वो अवेलेबल है यहाँ पे। और उसके ऊपर विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, वेब के लिए ASP.NET और डेटाबेस वगैरह के लिए कनेक्टिविटी के लिए ADO.NET कहलाता है। VB6 में ये ADO था और यहाँ पे ADO.NET है जो डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब विंडो फॉर्म्स और ASP.NET ये दो बेसिक्स थी और ये दोनों चीज़ें फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज को यूज़ करती थी, और फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज के बाद फिर नीचे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम था। 3.0 में ये नए फीचर्स आए, विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, कम्युनिकेशन फाउंडेशन एंड ये कार्ड जो है ये ऑथेंटिकेशन और इस तरह की फीचर्स आए जो कि अलहदा एज ए कंपोनेंट है और इन कंसेप्ट पे प्रोग्रामिंग की गई। 3.5 में
एंटिटी फ्रेमवर्क और लिंक आया। एंटिटी फ्रेमवर्क्स में आप एंटिटीज़ और उनके जॉइंस और इस तरह की चीज़ें, लिंक में आप लैम्डा एक्सप्रेशंस और इसको यूज़ करते हुए डेटाबेस को क्वेरी करते हो विदाउट राइटिंग अ सीक्वल क्वेरी। ठीक है, सीक्वल की क्वेरी नहीं लिखते आप, सी शार्प की इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और वो कन्वर्ट होती हैं टूवर्ड सीक्वल। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हो कि सीक्वल भी बैक एंड पे जो एक्सप्रेशंस बनाती हैं और जिन एक्सप्रेशन के बेस पे वो क्वेरी करती है, ये डायरेक्टली उन्हीं से कम्युनिकेट करता है। अच्छा, इसके बाद 4.0 आया। 4.0 में पैरेलल लिंक और टास्क पैरेलल लाइब्रेरीज आई। 4.5 आया डॉटनेट एपीआईज फॉर स्टोर्स एंड यूडब्ल्यूपी यूनिवर्सल विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए जो एप्स हैं वो बनी कि विंडोज़ के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए आप एपीआईज बना सकते हैं। और अब इसके बाद फिर डॉटनेट कोर आ गया जो नया फ्रेमवर्क है। डॉटनेट कोर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट डॉटनेट इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मेक श्योर कि डॉटनेट आपके माइंड में ये ना हो कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बट डॉटनेट इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, बट डॉटनेट में एक चीज़ और आई कि डॉटनेट जिस तरह कि डॉटनेट में मल्टीपल लैंग्वेज है, वीबी डॉटनेट है, एफ शार्प, जे शार्प, सी शार्प और इस तरह की और है। एक ब्यूटी ये है कि डॉटनेट की आप किसी भी लैंग्वेज में कुछ कुछ मॉड्यूल्स लिखे हुए, वो सारे मॉड्यूल्स आपके एक ही सोल्यूशन के अंदर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल मेरी एक टीम है वो वीबी डॉटनेट में एक्सपर्ट है और एक टीम है सी शार्प में, तो मैं प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देता हूँ, कुछ मॉड्यूल वीबी में बनवाता हूँ, कुछ सी शार्प में। तो ये ब्यूटी है कि मैं एक ही सोल्यूशन के अंदर दोनों को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो उसकी रीज़न ये है, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, वो लैंग्वेजेस अपनी क्लास लाइब्रेरीज यूज़ करती है, तो वो जब कंपाइल होती है तो वो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में कंपाइल होती है। अब ऊपर के लेक्चर्स में यही डिफाइन किया जा रहा है, आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है ना वो डिफाइंस करता है एनवायरनमेंट्स को, और उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई और उन लैंग्वेजेस पे आप देखते हैं फिर वो जब जिस तरह आप देखते हो कि आप जो लिखते हो, डेवलपर जो कोड लिखता है दैट्स अ सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड आप सी शार्प में पढ़ते हो। सोर्स कोड क्या होता है, कंपाइल होता है और देन वो लिंक और एम्बेड होता है और लोड होता है इनटू रैम और फिर वो एग्जीक्यूटेबल में जाता है। तो सोर्स कोड, कंपाइल कोड और देन एग्जीक्यूटेबल। यहाँ पे डॉटनेट के अंदर क्या होता है कि पहले जो आपका सोर्स कोड है वो मल्टीपल लैंग्वेज में हो सकता है, फिर सबसे पहले जो कंपाइल होता है वो CLR में होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम पे। ठीक है, और ये आपका कंपाइल होता है तो इसके बाद जो है अवेलेबल है IL लैंग्वेज, इंटरमीडिएट लैंग्वेज। CLR क्या करता है, आपके सी शार्प के कोड या VB.NET के कोड को कंपाइल करता है और एक IL इंटरमीडिएट लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करता है। IL में अब आपका सोर्स कोड चाहे VB में है, सी शार्प में, एफ शार्प में है, जे शार्प में, जिस भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो डॉटनेट की है, वो कंपाइल होके एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में आ जाएगा जिसमें ये तफरीक नहीं रहेगी कि ये सी शार्प का था या उस VB का था। अब जो IL है वो फर्दर मिलता है JIT को, जस्ट इन टाइम डिबगर। ये आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने CLR के बाद यहाँ पे आप देखो कि ये कन्वर्ट होता है MSIL, MS फॉर माइक्रोसॉफ्ट, IL फॉर इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, तो ये किस तरह काम करता है कि आउटपुट कंपाइलर इज नॉट एग्जीक्यूटेबल कोड, इंस्टेड इट्स अ फाइल दैट कंटेन्स स्पेशल टाइप ऑफ सीडो कोड्स कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, IL में तो सोर्स कोड CLR कन्वर्ट करता है इनटू IL। अब IL के बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एक और फ्रेमवर्क है JIT, जस्ट इन टाइम डिबगर। ठीक है, ये भी एक किस्म का आप कह सकते हैं इंटरप्रेटर है या कंपाइलर। जस्ट इन टाइम ये वो JIT नहीं है जो गवर्नमेंट की JITs होती है,
ये आपकी डॉटनेट फ्रेमवर्क की JITs है। JIT क्या करती है, CLR ने जो आउटपुट दी होती है वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर को मिलता है, और जस्ट इन टाइम क्या करता है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज इसकी इनपुट है। देखें, सोर्स कोड आपका इनपुट होता है CLR का, और CLR आउटपुट देता है IL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, और ये IL इनपुट होता है फॉर JIT, जस्ट इन टाइम डिबगर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। और JIT जो है IL को कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल में, ठीक है। इस तरह मल्टीपल लैंग्वेजेस पहले CLR का थ्रू IL में आती हैं, और IL से ये क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल बनती है, और वो कौन बनाता है, JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम, ठीक है जी। और ये यहाँ पे बताया गया। आप जावा पढ़ चुके हो, जावा में कहा जाता है जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ जावा वर्चुअल मशीन की बेस पे, JVM के बेस पे। होता ये था कि प्रोग्रामिंग हर एक इन्वायरमेंट या मशीन्स आप कह रहे हैं कि जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो और हार्डवेयर डिफरेंट थे। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कहें कि सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप, आप इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर भी कंप्यूटर है। फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्रीज हैं, उनकी मशीन्स हैं, उनके अंदर के कंप्यूटर्स हैं, उनके अंदर के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और क्या आप एटॉमिक देख लें, प्रोसेसेस जो होते हैं उनके सिस्टम्स, हर एक के डिफरेंट हार्डवेयर्स, और हार्डवेयर्स के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी डिफरेंट्स होते हैं। तो प्रोग्रामर अगर एक चीज़ के लिए प्रोग्राम करता है तो वही प्रोग्राम उनको बाकी इन्वायरमेंट के लिए फिर दोबारा से लिखना पड़ता था। तो जो सन है उन्होंने जावा इंट्रोड्यूस किया। जावा में देवेक कि चीज़ लैंग्वेज बनाई जाए जो डेवलपर वन टाइम कोड करे, पर वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाए वो एग्जीक्यूट हो। तो उन्होंने वर्चुअल मशीन बनाई अपने उस प्रोग्राम के लिए, जो वर्चुअल मशीन्स बनाई, दैट्स JVM, जावा वर्चुअल मशीन। वो वर्चुअल मशीन सोर्स कोड एक ही होता था, उसको लेती थी, और जो अंडरलाइंग इन्वायरमेंट है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर है, उसके मुताबिक, उसके रूल्स और स्ट्रक्चर्स के मुताबिक, उसके इंस्ट्रक्शन सेट के मुताबिक एग्जीक्यूटेबल बनाती थी। तो जावा क्या करता है कि जावा आपका सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बनाता है, और ऑब्जेक्ट कोड से वो जाके एग्जीक्यूटेबल बनता है। जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो VM के लिए होता है, JVM के लिए, जावा वर्चुअल मशीन। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करता है तो वो JVM है, जावा वर्चुअल मशीन है। JVM हर इन्वायरमेंट के लिए डिफरेंट है। जो उसका सोर्स कोड रीड करता है या ऑब्जेक्ट कोड को रीड करता है वो सेम होगा, जो कन्वर्ट करता है इनटू एग्जीक्यूटेबल वो डिफरेंट होगा। लाइक मैक के लिए अलहदा जावा मशीन लिखी गई, लिनक्स के लिए अलहदा, विंडो के लिए अलहदा जावा मशीन लिखी गई, JVM लिखा गया। अब वंस उन्होंने JVM लिख दिया जिस भी इन्वायरमेंट के लिए, अब जावा का जो प्रोग्राम अगर मैं विंडो में बैठ के बनाता हूँ तो वो मैक में भी चलेगा, वो लिनक्स यूनिक्स में भी चलेगा। उसकी रीज़न यही है कि उसको रीड किसने करना है, JVM ने, और JVM ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करता है। सोर्स कोड मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको कंपाइल करता हूँ, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता हूँ, और ऑब्जेक्ट कोड उस मशीन को पास करता हूँ, और JVM उसको एग्जीक्यूट करता है इनटू जो भी फॉर एग्जाम्पल मैक की मशीन होगी मैक में, और वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो .NET फ्रेमवर्क इज नॉट अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इनकी अंडरस्टैंडिंग यही थी, दे पुट द एफर्ट, बट इन्होंने क्या किया, मल्टीपल लैंग्वेजेस दे के एक फ्रेमवर्क दिया कि हाँ मल्टीपल डिफरेंट लैंग्वेज के प्रोग्रामर कोड लिखे, और फिर IL बनाया, और IL की बेस पे इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट से कन्वर्ट होकर एक इंटरमीडिएट में आएगा, और फिर उससे हाँ इस पैटर्न से ही अचीव कर सकते थे। बट इन्होंने ये जो अचीव किया है ये .NET फ्रेमवर्क की बजाय .NET कोर में अचीव किया है, ठीक है। .NET 4.05 में भी नहीं है, बट .NET कोर इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। .NET कोर रन्स ऑन अ मैक, लिनक्स एंड विंडोज़ एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखते हैं कि बेसिक हमारा प्रोग्रामिंग जो है
ये मैनेज्ड और अनमैनेज्ड कोड के बारे में लिखा गया है, ये CLR के बारे में है। ये बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग से ये आपने करनी है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा कि प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसे है, इन्वायरमेंट कैसे है।